नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक के इकाई 4 फैलाव का माप की। तो इस इकाई का जो अंक विभाजन है उसको यदि हम देखें तो ये कुल मिलाकर के 8 अंक की इकाई है। यहाँ से 1 अंक के मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 3 पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न तो अंक का लघु उत्तरीय होगा और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो होगा 1 3 नंबर का। इस तरह से हमारा अंक विभाजन है। प्रारंभ करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प चुनकर लिखिए और पहला जो हमारा प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र है। तो मानक विचलन का जो सही सूत्र है वो है इसका ब वाला, सिग्मा बराबर रूट के अंदर सिग्मा योग के लिए और x माइनस एक्स का बार होल का वर्ग है अपान n है। इस तरह से भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है तो आप देख पा रहे हैं माध्य विचलन, चतुर्थ विचलन, मानक विचलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला मानक विचलन। उसके बाद में मानव विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां है। तो मानव विचलन की गणना के लिए 4 विधियां हैं। इसका द वाला से हो जाएगा डी वाला। मानव विचलन की गणना में केवल रिक्त स्थान से ही लिया जाता है श्रृंखला का मूल्य। तो माध्य से लिया जाता है, इसका हो जाएगा ए वाला। इसके पश्चात में समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। तो समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानव विचलन की जो विधियां हैं वो है सी वाला हो जाएगा तीसरा। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करें, रिक्त स्थान का जो पहला हमारा प्रश्न है की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है, तो होता है एस डी। आ जाएगा। इसमें यहाँ पे 6 नंबर डाला है तो उसको 6 नंबर मान के ये पर चले कि छठे का उत्तर हो जाएगा ये। फिर हमारा जो है सातवां, मानक विचलन माध्य वर्ग से विचलन वर्ग के रिक्त स्थान का धनात्मक वर्गमूल होता है। तो यहाँ आ जाएगा माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। फिर हमारा 8वां है, रिक्त स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के मानक विचलन की गणना के लिए वैकल्पिक विधियां उपलब्ध है। तो इसमें जाएगा 4 व्यक्तिगत मूल्यों के लिए। इसके पश्चात प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल तो वो होता है एस डी। फिर आ जाएगा 10वां, यदि विचलनों के मान एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य हैं तो परिकलन को चरण विधि द्वारा सरल किया जाता है। सत्य सत्य की यदि बात करें तो यहाँ क्रम से नंबर डाले हुए हैं। 11वां हमारा प्रश्न हो जाएगा सत्य सत्य का। मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप में से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित है, तो ये हमारा जो है सत्य है। भिन्नता के गुणांक का सूत्र माध्य बटे एस डी गुणित 100 है, ये सत्य है, तो हम कहेंगे कि ये असत्य है। वितरण में समानता को समाप्त करने के लिए लॉरेंज वक्र नामक एक ग्राफिकल मेजर उपलब्ध है, तो ये हमारा सत्य है। ये मानव विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके पश्चात विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानव विचलन है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ी मिलान को हम देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलान में चले दी तो यहाँ पर मानक विचलन, तो मानक विचलन का हो जाएगा ये ब वाला हो जाएगा। मैं यहाँ इसका नंबर डाल देता हूँ। मानक विचलन का हो जाएगा बी, यहाँ बी लिखा है तो मैं बी लिख देता हूँ। बी मतलब अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपन एन का होल स्क्वायर, ये मानक विचलन का सूत्र हो जाएगा। इसके पश्चात मानव विचलन गुणांक है तो इसका उत्तर हो जाएगा अ वाला। इसको क्या है ए कह सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए मैं ए लिख देता हूँ। ए इसका सिग्मा एक्स अपान 100 इसका हो जाएगा ये। फिर माध्य, तो जो माध्य है उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है उसके जस्ट सामने ही दिया हुआ है, ये वाले इसका हो जाएगा मतलब इसका सी वाला उत्तर सही है, सिग्मा एक्स अपान ए, मतलब दिए गए आंकड़ों का बटा आंकड़ों की संख्या। इसके बाद जो अगला है हमारा चतुर्थ मतलब चौथा, लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र का हो जाएगा ये ई वाला। इसी प्रकार कल्पित माध्य कोई मन माना मूल्य है जिसको हम कल्पना माध्य से मान लेते हैं। इसके पश्चात एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे एक शब्द एक वाक्य के प्रश्न का उत्तर, परिक्षेपण क्या है। प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने की को यह परिक्षेपण कहते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो मानक विचलन की गणना के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किया जाता है और मानक विचलन समांतर माध्य से किया जा सकता है। मानक विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। इसके पश्चात मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में किसी सांख्यिकीय जनसंख्या डाटा से ई या प्रायिकता वितरण के प्रसारण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। अगला है हमारा, विचरण के गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो यह प्रकीर्णन का सापेक्षिक माप है जो कि माप इकाई से स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत मानक विचलन प्रकीर्णन का निरपेक्ष माप होता है। इस प्रकार से 10 मानों का योग 100 है, उनके वर्गों का योग 1090 है, तो खोजें भिन्नता के गुणांक से बाहर। तो प्रमाप विचलन गुणांक जो है, प्रमाप विचलन गुणांक बराबर प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। यहाँ पे इसका सूत्र जो है लगा करके इसको हल कर सकते हैं। मानक विचलन की गणना की प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या करें। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या के लिए फार्मूला है सबसे पहले तो सिग्मा। ये सिग्मा कहेंगे इसको हम। यहाँ पे जो इस प्रकार से लिखा होता है उसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा, ये योग के लिए है, पूरे संकेत के लिए, मानक विचलन के लिए, एफ एक्स स्क्वायर अपान एन। आगे हम चलें तो हमारे पिछले 60 मिनट जो प्रश्न है बड़े वाले उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना हमको करना है। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको यहाँ पे इस तरह से हल किया है। आकार x मान लेंगे और आवृत्ति को f मान लेंगे और इस तरह से f और x मान करके इनके लिख लेंगे। अब यहाँ पर कल्पित माध्य माना जाएगा। तो कल्पित माध्य जो होगा उसको हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए कुल 8 आंकड़े हैं, तो शुरू का 1 2 3 4 छोड़ दीजिए और इधर से 3 छोड़ करके ऐसे कल्पित माध्य जिसकी कल्पना मात्र की जाती है उसको हमने a बराबर 5 मान लिया। मतलब हमारा a क्या है, 5 है। अब d इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर 1 में से 5 कम करेंगे माइनस का 4 आएगा, 2 में से कम करेंगे माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही नीचे भी यहाँ पर पूरे ये मान हमने ज्ञात किए हैं और x माइनस ए मतलब इस x के मान में से 5 को घटाते हुए गए, इस सभी में से घटाते हुए जाएंगे तो हमको ये आंकड़े प्राप्त होते जाएंगे। और इसके बाद में हमने क्या ज्ञात किया, एक्स स्क्वायर ज्ञात किया। तो -4 का वर्ग 16, -3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1 हो गया, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3। इसके बाद में आवृत्ति का गुणनफल, तो एफ डी मतलब एफ का इस डी वाले मान में, एफ वाले मान का डी वाले मान में गुणा करा। तो 5 चौको 20 माइनस का, फिर 10 गुणा 3, इसे गुणा करके लिखते जाएंगे, इसी कहीं कहीं गुणा करते जाएंगे। इसके पश्चात अगले कॉलम में जो एफ डी स्क्वायर है, तो एफ का मतलब इस एफ का और यहाँ पर डी में इसके डी के वर्ग में, ये डी का वर्ग है और इस ये अपना एफ है, तो इनका आपस में गुणा करते जाएंगे। तो 16 का गुणा 5 में 16 5 80, ये इस प्रकार 10 का 4 9 में गुणा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 15 का 4 में, तो ये हमको क्या है, इससे गुणा कर करके ये संख्या प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर इधर हमको क्या करना है कि एफ के मानों को जोड़ दिया, 100 आ जाएगा। ये इस प्रकार एफ डी के मानों को जोड़ा तो माइनस का 25 आ जाएगा। पहले माइनस की संख्या जोड़ लो, फिर प्लस की जोड़ के इसको हल कर लो। जैसे यहाँ पर एफ डी स्क्वायर का योग ज्ञात किया है तो 435 हमको प्राप्त हुआ। अब सूत्र हमारा जो है प्रमाप विचलन मानक विचलन का, उसमें मान रख देंगे, फार्मूला लिख देंगे और मान रख देंगे और उसको सरल करने पर हमें उत्तर जाएगा 2.07। प्रमाप विचलन या मानक विचलन इसे हम कहते हैं। इसके पश्चात बहुलक से माध्य विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा अगला प्रश्न। साथियों, वैसे तो प्रश्नों को विशेष करके हल कर पाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और नहीं समझ में आ पाएगा, इसलिए शॉर्टकट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो बहुलक से माध्य विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए जो प्रश्न हमारा है, इसमें हमारे मध्यमान निकाल लिए हमने। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है, 0 और 10 का मध्यमान 5, 0 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 बटे 2 मतलब 5, 10 और 20 30 का आधा 15, ऐसे ही। और आगे के आंकड़ों में इनका आधा सबका आधा होता जाएगा और इनके आगे इनकी आवृत्ति लिख दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे आगे की टेबल हो जाएगी और सूत्र लगा करके इसको हम आप हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरह से इसका हल हो जाएगा। जैसे हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में भी मानक विचलन का जो है पता लगाना है। तो ये हमारा इसके जो ऊपर वाला हमने सवाल किया उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। केवल यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डी है, डी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरह से ऊपर वाले प्रश्न की तरह इसको आप हल कर सकते हैं। लॉरेंज वक्र को किसी उदाहरण की सहायता से समझे। तो लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखीय प्रमाप है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा को जितने पास होगा
श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी, अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानता पाई जाएगी। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र वितरण रेखा से जितना दूर होता है श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। यदि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा पर पड़ता तो श्रेणी में अपकिरण बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दो लॉरेंज वक्रों में से जो वक्र समान वितरण रेखा को पास होगा उस श्रेणी में दूसरे की अपेक्षा कम अपकिरण माना जाएगा। इस तरह से हमारा एक और अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक की गणना। यहाँ पे देख लीजिए सहसंबंध गुणांक के लिए x और y के हमको दो चर दिए गए हैं। और यहाँ पर x चर हमारा और y चर जो है, पहले x वाले चर से देखें तो x वाले चर से यहाँ पर dx मतलब एक कल्पित माध्य मान करके इसमें भी हल किया गया है और dx ज्ञात किया, डी स्क्वायर ज्ञात किया, उसका गुणा किया x में। इसी प्रकार y के मानों से निकाला है 77 आया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि इसको देखिए, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। x के जो मान है इनका हमने सबको जोड़ा 56 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर 7 आंकड़े दिए गए हैं, 7 तो 56 में 7 से लगाएंगे भाग तो ये जाएगा 8 बार, मतलब हमें माध्य क्या होगा प्राप्त, 8 प्राप्त होगा। तो 11 में से 8 कम किए तो 3 बचे, 10 में से 8 कम किए 2 बचे, 9 कम में से 8 गया तो 1, 8 में से 8 गया 0, ऐसे ये माइनस करते जाएंगे, 7 में से 6 में से 8 को कम करते गए। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो है इस dx का मतलब d का जो है वर्ग कर दिया, dx d2x हो गया तो 3 तिया 9 वर्ग करते जा रहे हैं, 2 दूना 4, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4 प्लस हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा ऐसे। फिर इसी प्रकार y के जो मान है उनको लिख दिया, दिए गए मानों को उनको जोड़ा तो योग 77, 77 में 7 का लगाएंगे भाग तो हमें प्राप्त होगा 11, मतलब इसका y के लिए जो माध्य है वो 11 है। अब 20 में से 11 कम करो तो 9 बचा, 18 में से 11 कम करो 7 बचा, 12 में से 11 कम करो 1 बचा, 8 में से करो 11 कम तो माइनस के 3 बचेंगे। ऐसे ही माइनस की संख्या है क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं। 10 में से 11 गए 1 बचा, 5 में से 11 गए माइनस 6 बचे, 4 में से 11 गए तो माइनस के 7 बचे। इसको भी हल कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, dy का वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 7 का वर्ग करेंगे तो 50, 1 का वर्ग 1, ऋण 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, ऋण 6 का वर्ग 36 और 7 सत्तू 49, 7 का वर्ग माइनस के चिन्ह जो है इनके वर्ग हो तो माइनस हट जाएंगे। इसके बाद में डी वाई dx dy मतलब क्या कि ये जो dx है ये वाला मान और इस वाले मान के जो जितने आंकड़े इनके योग गुणा करते जाएंगे तो 9, 3 का गुणा 9 में तो ये हमें क्या मिला 27, फिर 2 का गुणा 7 में, 7 दूना 14, ऐसे ही 1 का गुणा 1 में तो 1 गुणित 1 मतलब 1, 0 का गुणा 9 में तो वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार -1 जो है इसका गुणा -1 है तो +1, -2 का गुणा -6 में तो 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए। ये इस तरह -3 का गुणा 7 में किया तो 7 या 21 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर इनके सभी आंकड़ों का जो है इसका योग हमने ज्ञात कर लिया, सभी के योग हमको निकालना है। यहाँ से सारे आंकड़ों के हमने योग ज्ञात कर लिए। अब इन सभी आंकड़ों के जो योग हैं हमने ज्ञात किए हैं, इन सभी का हमको क्या करना है, फार्मूला है यहाँ पर देखिए, हमने मान ज्ञात किए थे और ये जो हमारा फार्मूला है सहसंबंध गुणांक का फार्मूला है। इस फार्मूले में r जो है सहसंबंध का गुणांक का संकेत है dx dy और बटे में dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, इसमें हमको क्या प्लस के स्थान पे यहाँ पे इंटू है, ये इंटू है, यहाँ पे मान रख करके हल किया है और डायरेक्ट हमको उसका गुणा कर देंगे तो 96.96 इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही, अगले भाग में हम सहसंबंध गुण सूचकांक की चर्चा आपसे करेंगे।